जब टीचर ने सवाल किया कि व्हाट इज अ मशीन, तो विक्टर ने जवाब दिया लिटरेचर इज अ मशीन है। लेकिन इससे पहले हम ये जाने कि आखिर रशियन फॉर्मलिस्ट लिटरेचर को मशीन क्यों मानते थे। उससे पहले ये तो जान ले कि आखिर ये रशियन फॉर्मलिस्ट थे कौन और ये किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सूरज आंतिल और आपका जो भी नाम है। तो रशियन फॉर्मलिस्ट जिस मूवमेंट से जुड़े हुए थे उस मूवमेंट का नाम था रशियन फॉर्मलिज्म। अब ये मूवमेंट आया ही क्यों, आखिर क्या कारण था इस मूवमेंट के आने का, तो वो था सिंबोलिज्म। अब ये क्या है, एक्चुअल में सिंबोलिज्म को रोमांटिसिज्म के आखिरी स्टेज माना जाता है, पर इन दोनों में फिर अंतर क्या है। तो इनमें बस इतना ही अंतर है, जिस तरह रोमांटिसिज्म में अपनी बात अपने जज्बात डायरेक्टली बोल दिया करते थे, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अपनी बातों को इनडायरेक्टली सिंबल्स के थ्रू बोला जाता था। तो सिंबोलिज्म लेट 19th सेंचुरी मतलब 1890 और अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1910, इस टाइम के बीच में ये फ्रांस और रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। और आप देखना कि इसी के रिएक्शन में फ्रांस और रशिया इन दोनों ही नेशंस के अंदर फॉर्मलिज्म आया। फ्रांस के अंदर फ्रेंच फॉर्मलिज्म आया और रशिया के अंदर रशियन फॉर्मलिज्म आया। और आज हम रशियन फॉर्मलिज्म पर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ सिंबोलिज्म में ये माना जाता था कि लिटरेचर शुड बी अबाउट हिडन मीनिंग्स, इट शुड बी अबाउट सिंबल्स, वही रशियन फॉर्मलिज्म में लिटरेचर को ये माना गया कि इट शुड नॉट बी अबाउट हिडन मीनिंग्स और सिंबल्स, इट शुड बी ओनली एंड ओनली अबाउट डिवाइसेस। एक काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट भी है जो कि रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज भी होती है। द डिवाइस इज द ओनली ट्रू हीरो ऑफ लिटरेचर। डिवाइस मतलब क्या, ये सभी वो लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि किसी भी ऑर्डिनरी वर्क को लिटरेरी वर्क बनाते हैं। अब ये समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक काफ़ी पॉपुलर पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, उसकी लास्ट 4 पॉपुलर लाइंस मैंने यहाँ पे ली हुई है। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो एक सिंबोलिस्ट या फिर एक रोमांटिक इसको कैसे देखेगा, कैसे इसको इंटरप्रिटेट करेगा, तो वो बोलेगा कि वुड्स आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ रेस्ट, प्रोमिसेस आर द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो क्या सिंबलाइज कर रही है, वो एक हिडन मीनिंग उनके अंदर है। हिडन मीनिंग क्या है कि देयर इज दिस कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन पीस एंड रेस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। तो एक सिंबोलिस्ट इस पोइट्री को इस तरह से देखेगा। लेकिन अगर जो बात करें रशियन फॉर्मलिस्ट की, तो वो इसको कैसे देखेगा, तो वो देखते हैं। वो बोलेगा कि डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, यहाँ पे एक राइम बन रही है, एक रिदम बन रही है। वो कहेगा कि इन दोनों लाइनों में रिपीटिशन है, साथ ही साथ बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट। तो वो जो लिटरेरी डिवाइसेस है उन पे ध्यान दे रहे हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कि इसको पोएटिक बना रहा है, ठीक है। समझो जो बात इस पोएम के अंदर बताई गई है, अगर जो हम उसको ऑर्डिनरी सेंटेंस में बोलते तो वो ये बात होती कि आई हैव अ लॉन्ग वे बिफोर आई कैन रेस्ट बट बाय यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, रिपीटिशन, रिदम, राइम, इसी ऑर्डिनरी बात को इस तरह से हमारे सामने पेश किया गया कि जैसे हमें ये कुछ नया लग रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि सिंबोलिज्म के अंदर वो सवाल करते हैं कि ये पोएम क्या सिंबलाइज करती है, लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर ये सवाल करते हैं कि कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि इस पोएम को एक्चुअली में लिटरेरी बना रहे हैं, ठीक है। और जो अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इस बार हम एक पेंटिंग का एग्जांपल लेने वाले हैं। तो एक फेमस पेंटर की पेंटिंग हम देखने वाले हैं, तो ये है वो पेंटिंग। तो अब एक सिंबलिस्ट इसमें क्या देखेगा, वो तो इस पेंटिंग में एक सिंबलिस्ट क्या देखेगा, वो देखेगा कि इस पेंटिंग के अंदर हिडन मीनिंग क्या है, क्या सिंबलाइज करती है ये पेंटिंग।
वही एक रसियन फॉर्मुलिस्ट क्या देखेगा इसके अंदर, वो देखेगा कि कौन सा कलर यूज़ हुआ है, कौन सी ब्रश इसके अंदर यूज़ की गई है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा, और जो अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम समझ चुके हैं कि जो रसियन फॉर्मुलिस्ट है वो किसी भी वर्क के अंदर मेनली लिटरेरी डिवाइसेस और टेक्निक्स को देखते हैं। तो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हम जान लेते हैं। इस तरफ है लिटरेरी डिवाइसेस और इस तरफ है टेक्निक्स, लिटरेरी टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे मेटाफर, मेटिनोमी, अलिटरेशन, हाइपरबोले, पैराडॉक्स, सिमिली, एलेगरी, ये सब चीज़ें लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आती है। वही दूसरी तरफ जो टेक्निक्स होती है उनके अंदर राइम, रिदम, कौन सा मीटर फॉलो किया गया है, पेंटामीटर है, टेट्रामीटर है, स्टैंजाज, कौन सा स्टैंजा फॉर्म किया गया है, डीफैमिलियराइजेशन एंड फोरग्राउंडिंग, ये दोनों भी टेक्निक है। और इन दोनों को ही बोलते हैं फॉर्म, किसी भी लिटरेरी वर्क की फॉर्म। यही कारण है कि इस मूवमेंट का नाम भी है फॉर्मलिज्म, क्योंकि ये बेसिकली फॉर्म ही देखता है, किसी भी वर्क के अंदर फॉर्म देखता है कि उसकी फॉर्म क्या है, क्या चीज़ें है जो कि उसको एक्चुअली में लिटरेरी बना रही है। बाद में जाकर एक टर्म भी यूज़ की गई है, लिटरेरीनेस। आपने फेयरनेस तो सुना होगा, गोरापन। तो लिटरेरीनेस क्या है, लिटरेरीपना क्या है? लिटरेरीपना यही है कि लिटरेरी डिवाइसेस और द टेक्निक्स, इसको ही किसी भी वर्क की लिटरेरीनेस बोलते हैं। और जो ये टर्म है ये रोमन जैकोब्सन ने दी थी, इस पर हम बात करेंगे बाद में। आई होप के इतना समझ में आ गया होगा। हम समझ चुके हैं कि रसियन फॉर्मलिज्म के मेन आइडियाज़ क्या थे, वो किन चीज़ों पर ध्यान देते थे, वो किन चीज़ों पे फोकस करते थे। अब इससे जुड़े हुए जो कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, अब उनकी भी बातें कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है विक्टर, काफ़ी पॉपुलर नाम है। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी एक काफ़ी दुख भरी दास्तां है। विक्टर इंसान बुरा नहीं था, लेकिन विस्की पीने की आदत बहुत बुरी थी। वो दिन रात विस्की पीता, सुबह उठने से पहले, रात को सोने के बाद, हर टाइम विस्की। उसकी फैमिली उससे परेशान हो गई और आखिर में उसकी पत्नी ने उसको बोल दिया, या तो विस्की को छोड़ दो या फिर मुझे। अब इस बारे में विक्टर ने बहुत ज़्यादा सोचा, दिन रात सोचा, विस्की पीते पीते सोचा, और आखिर में उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या चुनना है, और उसने विस्की को चुना। और इसी के साथ उसकी फैमिली उससे दूर हो गई। और फिर तो क्या था, विक्टर बस दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, हर टाइम बस विस्की विस्की विस्की। इवन कोई भी उसकी शक्ल देखता तो बता देता कि उसने विस्की पी हुई है, वो इतनी ज़्यादा विस्की पीता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि आपको कुछ याद रहे, ठीक है। तो नाम क्या था, विक्टर। और मैंने क्या बताया था कि शक्ल पे हमेशा विस्की लिखी रहती थी। तो इनका जो सरनेम है वो है सकलो विस्की, याद रहेगा। और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो था, याद करो, इनकी जो फैमिली है इनसे दूर हो गई थी, फैमिली। तो इन्हें जो कॉन्सेप्ट दिया वो है डीफैमिलियराइजेशन, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात करी थी, आगे भी बात करेंगे। अभी ये बताओ, इतना याद रहेगा या नहीं रहेगा? विक्टर, सकलो विस्की, डीफैमिलियराइजेशन। तो ठीक है, डीफैमिलियराइजेशन पे बात कर लेते हैं, ये क्या है। तो डीफैमिलियराइजेशन को समझने के लिए हम एक मूवी का एग्जांपल लेने वाले हैं। अब याद करो कि बॉलीवुड में हमेशा से ही, बहुत पुराने टाइम से पुनर्जन्म के ऊपर कई सारी मूवीज़ बनती आई है। करण अर्जुन, कर्ज, महबूबा, ओम शांति ओम, और पता नहीं कितनी तमाम फिल्में हैं। और बार बार वही सेम घिसी पिटी कहानी। एक हीरो है, उसको पिछले जन्म में कोई विलन मार देता है, वो फिर से पुनर्जन्म लेता है उसी विलन को मारने के लिए। सेम चीज़, सेम स्टोरी। अब मान लो इसी चीज़ को मुझे आपके सामने एक नए तरीके से पेश करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा? अब इसी चीज़ का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है मक्की मूवी।
आपने जरूर देखी होगी, साउथ की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी है मक्खी हूँ मैं मक्खी, देखी होगी ना। तो उसके अंदर स्टोरी क्या है, वही पुनर्जन्म वाली स्टोरी है। एक विलन है जो कि उसको मार देता है पिछले जन्म में, अब वो पुनर्जन्म लेता है उसी दुश्मन से बदला लेने के लिए। सिर्फ इन्होंने अंतर क्या कर दिया कि उसको इंसान बनाने की बजाय उसको एक मक्खी बना दिया, लगा ना काफ़ी अलग। तो यही चीज़ है डीफैमिलियराइजेशन। इट इज़ अ टेक्निक, सुनो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए टेक्निक ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रेजेंटिंग समथिंग इन अ स्ट्रेंज मैनर, इन अ स्ट्रेंज मैनर दैट फील्स फ्रेश। तो ये डेफिनेशन है डीफैमिलियराइजेशन की। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब कोई भी इंसान होता है वो विस्की अकेला तो नहीं पीता, तो विक्टर सक्लोविस्की के भी कुछ दोस्त हैं उन्हीं के जैसे, तो उनके भी नाम लिख लेते हैं हम। अब ये 3 दोस्तों के नाम मैंने लिख दिए हैं, बोरिस इकोनबॉम, बोरिस तोमासोविस्की एंड यूरी ताइनोव। हम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये सारे रशियन नाम हैं, अपने यहाँ की तरह चुन्नू मुन्नू नाम तो होगे नहीं। तो इनको याद करने का सरल तरीका है, तो आप प्रोनाउंसिएशन के बारे में मत सोचो कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अभी आप ये सोचो कि आप इसको याद कैसे करोगे, याद हो जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके 2 दोस्तों के नाम तो सेम ही है, बोरिस बोरिस, सिर्फ सरनेम अलग है। तो देखो ये बोरिस, ये भी विस्की पीता है, आ गया ना वही नाम विस्की, और ये विस्की पीकर तोमाशे करता है, तोमाशे तोमाशे याद रहेगा। और ये क्या है, एक ये दोस्त है, एक याद कर लेना इसको भी। और फिर आता है यूरी, यूरी तानिया नोव, ठीक है हो जाएगा याद ये भी। तो ये नाम याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में यही नाम काम आने हैं, ठीक है। जब ऐसे नाम आप एग्ज़ाम में लिख कर आओगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ भाई बंदे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये सभी के सभी, विक्टर हुआ, बोरिस, बोरिस नंबर 2 और यूरी, ये सभी एक स्कूल से जुड़े हुए थे, ए स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स। उस स्कूल का नाम था ओपोजैग, ओपोजैग, ओपो। अब जो ये स्कूल था, इन्होंने सवाल करना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या सवाल करना स्टार्ट किया कि वो क्या चीज़ है जो कि किसी भी लिटरेरी वर्क को लिटरेरी बनाते हैं। तो ये सवाल इन्होंने स्टार्ट किया था। तो कह सकते हैं कि हाँ, जो रशियन फॉर्मलिज्म है इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन इसके अलावा एक स्कूल और भी था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। रही बात ये कब बना था, ये बना था 1916 में, ठीक है। और अब जो दूसरे स्कूल की मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, MLC, ये बना था 1915 में। अब अंतर ये है कि जहाँ ओपोजैग में जो मोस्टली मेंबर थे वो सभी के सभी लिटरेरी स्कॉलर्स थे, और जो ये दूसरा MLC, और जो ये दूसरा स्कूल है MLC, इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो मोस्टली लिंग्विस्ट थे, वो मोस्टली लिंग्विस्ट थे, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली 2 नाम है वो जान लो। एक अपने रोमन जैकobson, रोमन जैकobson के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और एक जो दूसरा नाम है पीटर, और इनका सरनेम कैसे याद रहेगा, तो पीटर एक काफ़ी अमीर परिवार से आते थे। ये उस टाइम पे बुगाटी में आते थे। बुगाटी गाड़ी पता है ना कौन सी होती है, तो इनका जो सरनेम है वो है बुगाटी में, ठीक है, ये सरनेम। तो MLC के 2 मेंबर है, रोमन जैकobson, पीटर बोगाटी में। हालांकि और भी नाम है पर ये 2 नाम काफ़ी है। अब फिर से रफ कर लेते हैं। ओपोजैग और इस MLC, याद करो MLC कब बना था, 1915, ओपोजैग 1916। ओपोजैग में मोस्टली कौन थे, लिटरेरी स्कॉलर्स, लिटरेरी क्रिटिक्स
एमएलसी में कौन थे? मोस्टली मोस्टली लिंग्विस्ट्स। अब इनका तो मैंने बता दिया कि इन्होंने ये सवाल करना स्टार्ट किया कि क्या चीज़ें है जो कि किसी भी लिटरेचर को लिटरेरी बनाते हैं। वही एमएलसी के लोगों ने क्या सवाल किया, ये लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, इन्होंने देखा कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, जो फनीम साउंड्स होती है उनके बिना लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम सवाल किया कि अगर जो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स है तो लिटरेचर शुड बी अ सिस्टम ऑफ समथिंग। तो इन्होंने सवाल किया कि लिटरेचर भी किसी ना किसी चीज़ का सिस्टम होना चाहिए, तो क्या वो लिटरेरी डिवाइसेस का सिस्टम है? तो बेसिकली आप देख रहे हो कि दोनों सेम चीज़ पर बात कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की दया से रशियन फॉर्मलिज्म रशिया के अंदर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? सिंबोलिज्म कब से कब तक था? 1890 से लेकर 1910 से। तो ये स्टार्ट हुआ 1910 से, ये स्टार्ट हुआ और 1930s तक ये चला। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं बताई कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, आगे चले आगे। ठीक है, चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट नाम हो रहा वो और सुन लो, व्लादिमीर प्रोप। ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये ना तो ओपोजैग में था और ना ये एमएलसी में था। तो फिर मैंने ये नाम क्यों लिखा? क्योंकि ये भी एक फॉर्मलिस्ट था, फॉर्मलिस्ट। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने नैरेटोलॉजी पे काम किया। तो जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो है नैरेटोलॉजी। अभी समझ लेते हैं क्या है ये। तो बेसिकली इन्होंने जो रशियन फोक टेल्स हैं उनको स्टडी किया, और इन्होंने सभी फोक टेल्स के अंदर मेनली 31 पैटर्न्स देखे। जैसे कि एक हीरो होता है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो फिर जाता है एडवेंचर पे, वहाँ पे उसको विलन मिलता है, फिर बाद में वो हेल्प लेता है अपने दोस्तों की या किसी की भी उस विलन से लड़ने के लिए। लास्ट में वो विलन को मार देता है और उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। लगा सुना? तो ये देखो आप कि इस बंदे ने ये पैटर्न नोटिस किए इन फोक टेल्स के अंदर। बेसिकली व्लादिमीर प्रोप ने जो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो मिथ्स, फोक टेल्स उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं उनकी फाउंडेशन तैयार करी। किसने? व्लादिमीर प्रोप ने। जब हम रोलैंड बार्थेस पे वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर ये नाम फिर से आपको सुनाई देगा ऑब्वियसली। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मलिस्ट थे, जो कि ना तो ओपोजैग और ना ही एमएलसी, दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि ये मूवमेंट कुछ से ज़्यादा लंबा नहीं चला। 1910 में स्टार्ट हुआ, 1930s में ये ख़त्म हो गया। तो अब बस सुनने वाली बात बचती है। तो हुआ ये कि जैसे आपने नोटिस किया कि ये बस लिटरेरी डिवाइसेस पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि किसी भी वर्क के अंदर क्या हिडन मीनिंग है या फिर पोएट या फिर राइटर क्या कहना चाहता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और यही एक कारण था कि इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो लिटरेचर की जो आत्मा होती है उसको तो मार ही दिया। और जो पॉलिटिकल रीजन है वो है जोसेफ स्टालिन। अभी ये रसिया के अंदर रह रहे हैं। आपको पता है कि 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद में वहाँ पे सोवियत रूल आ गया। अब इस टाइम पे जो जोसेफ स्टालिन है वो पावर में थे, तो जोसेफ स्टालिन ने इस पर बैन लगा दिया, इस पर सेंसरशिप लगा दी। साथ ही साथ लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज किया कि ये प्रोलिटेरियत के बारे में कोई बात नहीं करते, बस बात करते रहते कि इस वर्क में क्या लिटरेरी डिवाइसेस है क्या नहीं है। तो आप देखो 3-4 कारण रहे हैं ये, जिस वजह से ये मूवमेंट 1930s के आसपास ही ख़त्म हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मलिज्म कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं था, क्योंकि बाद में जब ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर जो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट आएगा, उस मूवमेंट ने क्या किया, उस मूवमेंट ने जो बात इन्होंने बताई थी लिटरेरी डिवाइसेस पे भी ध्यान दिया, और जो कमी रह गई थी इन्होंने क्या कमी रखी थी कि इन्होंने जो हिडन मीनिंग्स है, जो सिंबल्स है, उनको साइडलाइन कर दिया था। न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने फॉर्म पर भी ध्यान दिया और कंटेंट पर भी ध्यान दिया। तो न्यू क्रिटिसिज्म हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे, उसको कोई चिंता नहीं है। और साथ ही साथ इसने जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट जिसकी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, उसकी जो फाउंडेशन तैयार इन्होंने करी। अब आप बोलोगे नहीं वो तो सोसोर की वजह से हुई है, क्योंकि जो सोसोर नहीं होते तो शायद स्ट्रक्चरलिज्म भी नहीं होता। हाँ, आप गलत नहीं हो पर पूरे सही भी नहीं हो,
सोसोर की वजह से स्ट्रक्चरलिज्म तो आया, लेकिन लिटरेचर के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म फॉर्मलिज्म की वजह से ही आया। क्योंकि लाने वाला कौन है? रोमन जैकobson वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि रोमन जैकobson वो बंदे हैं जो कि स्ट्रक्चरलिज्म को लिटरेचर के अंदर लेकर आए थे। और रोमन जैकobson मैंने अभी बताया ये कौन थे? फॉर्मलिस्ट। तो ये पहले से स्टडी कर रहे थे कि लिटरेचर के अंदर भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इनके ऊपर मैंने रोमन जैकobson वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बात की हुई है कि कैसे बाद में ये रसिया छोड़कर भाग जाते हैं और ये प्राग में सेटल हो जाते हैं। वहाँ पर ये अपना एक नया स्कूल ओपन करते हैं जिसका नाम होता है प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल, जहाँ पर ये अपने 2-3 दोस्त बनाते हैं। उनमें से एक नाम और सुन लो, एक लास्ट नाम है, उसके बाद ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अपनी जान बचाकर ये कहाँ पर आए? प्राग में, और वहाँ पे दूसरी जान से मिले, जान मुकारोविस्की। ये नाम मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि ये नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने एक टर्म दी थी फॉर ग्राउंडिंग। इस पर भी कभी बात कर लेंगे इन फ्यूचर वीडियोस, अभी ना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने वहाँ पे क्या किया? इन लोगों ने वहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म पे काम करना स्टार्ट किया। रोमन जैकobson फॉर्मलिस्ट भी थे, स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे कि बिना फॉर्मलिज्म के ना तो स्ट्रक्चरलिज्म कभी भी लिटरेचर के अंदर नहीं आ पाता। तो इस वजह से फॉर्मलिज्म काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। और जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म पे, क्योंकि हमने सोसोर को कवर कर लिया है, रोमन जैकobson को कवर कर लिया है, साथ ही रशियन फॉर्मलिज्म जो हमारा हो चुका है उसके अंदर जो मेन नाम है वो भी मैंने करा दिया है। तो बस स्ट्रक्चरलिज्म बचता है, वो अगले वीडियो में हम कराते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में आपसे। टेक केयर, बाय बाय। और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आखिर क्यों रशियन फॉर्मलिस्ट ने लिटरेचर को एज अ मशीन माना। लिटरेचर भी किसी मशीन के जैसा है, अगर जो उसको खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा? किसी मशीन को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर में क्या मिलता है? पुर्जे तो मिलते हैं। तो उसी तरह किसी भी लिटरेरी वर्क को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर में लिटरेरी डिवाइसेस मिलते हैं। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में बोला था कि रशियन फॉर्मलिस्ट लिटरेचर को मशीन मानते थे, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट लिटरेचर इज समथिंग दैट वी कैन स्टडी साइंटिफिकली। बाद में ये भी एक कारण बना क्रिटिसिज्म का कि ये तो इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करते। ठीक है।